गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कूलॉम्स लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। तो कूलॉम्स लॉ क्या है? तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर स्पेस में दो पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं तो दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, है ना। और ये फोर्स आगे देखेंगे हम लोग कि ये एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। उनकी चार्जेस का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, फोर्स उनके दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में कूलॉम्स ने बताया। अभी तक ठीक है, ये बात पता चली कि दो चार्ज आपस में फोर्स लगाते हैं तो कितना फोर्स लगाते हैं, है ना। तो कितना फोर्स लगाते हैं, क्वांटिटी मेजरमेंट क्या है इसका हमारा जो एक्सप्रेशन निकल के आता है या इसके बारे में बताते हैं हमें कूलॉम्स बताते हैं, है ना। इसलिए इसको हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की क्या खासियत है, कूलॉम्स लॉ कहाँ पे वैलिड है, कैसे इसको यूज करना है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, ये सारा चीज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कूलॉम्स लॉ कहाँ वैलिड है, किस कंडीशन में वैलिड है। तो सबसे पहले बच्चों कूलॉम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, दूसरी बात है ये क्वांटिटिव स्टेटमेंट कूलॉम्स क्या बताता है, क्वांटिटिव स्टेटमेंट ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स, अगर ये पॉइंट चार्ज है दो, ये Q1 और Q2 अगर दो पॉइंट चार्ज है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसी को हम बोलते हैं क्वांटिटिव स्टेटमेंट। तो कूलॉम्स इनके बीच में लगने वाले फोर्स, इनके बीच में लगने वाले फोर्स की मैग्नीट्यूड बताता है, क्वांटिटी बताता है। ठीक है, और इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ से भी जानते हैं। ठीक है, और जब इन्होंने ये डेरिवेशन कहां से लेकर आया, तो इन्होंने इस डेरिवेशन को मेजर करने के लिए यानी फोर्स को मेजर करने के लिए इन्होंने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जिसको हम बोलते हैं टॉर्सन बैलेंस। ये काफी सेंसिटिव डिवाइस है, इसका यूज कैवेंडिश ने भी न्यूटन्स के द्वारा दिए गए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ को वेरीफाई करने के लिए किया था। पता होगा कि कैवेंडिश ने क्या किया था, तो जी का वैल्यू एक्यूरेसी के साथ उसने निकाला था, इसी टॉर्सन बैलेंस की वजह से। दूसरा ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये इन्फिनाइट रेंज है, मतलब दो चार्ज बहुत दूर तक रखे हुए तभी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे क्योंकि ये स्ट्रांग फोर्स होता है। दूसरा ये मीडियम पर डिपेंड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। तो जो कूलॉम्स लॉ है वो एक्चुअली उन्होंने दो चार्जेस को कहाँ रखा है उन्होंने, तो वैक्यूम या एयर में। तो ये जो कूलॉम्स लॉ निकल के आता है वो वैलिड है, वैलिड नहीं है, वैलिड सब जगह पे है, मतलब वो मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर मीडियम बदलेगा तो कूलॉम्स फोर्स का वैल्यू भी बदल जाएगा। ठीक है, तो ये मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम बदलेगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बदलेगा। जैसे कूलॉम्स लॉ अगर मान लिया यहाँ पे एयर है, अब इसी चार्ज को हम किसी दूसरे मीडियम में लेके चल जाते हैं, इस पूरे कॉम्बिनेशन को, तो अभी जो फोर्स लग रहा है वहां पर फोर्स बदल जाएगा मीडियम की वजह से। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं कूलॉम्स लॉ में। तो हमको ये ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इन्फिनाइट रेंज पे लगता है, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है ना। और कूलॉम्स इनके बीच लगने वाले फोर्स का क्वांटिटी मेजरमेंट है, मतलब कितना फोर्स लग रहा है ये बताना चाहते हैं कूलॉम्स। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ क्या है, ये तो था क्राइटेरिया, किस कंडीशन में हम लोग कूलॉम्स को इस्तेमाल करते हैं, कूलॉम्स लॉ लगाते हैं या वैलिड है कूलॉम्स लॉ। ठीक है, अब इसका क्वांटिटी मेजरमेंट करते हैं तो कूलॉम्स क्या बोलता है ये सुनिए। कूलॉम्स कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे स्पेस में, मतलब स्पेस मतलब ये क्या है, या तो वैक्यूम है या तो एयर है ना। अगर दो चार्ज सपोज कर लेते स्पेस में कोई दो चार्ज है और ये दो चार्ज या तो वैक्यूम में या तो एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में या एयर में रख रखे हैं, यानी इनके बीच का मीडियम क्या हो सकता है, या तो वैक्यूम या तो एयर है। अगर मान लेते हैं चार्ज ये Q1 है
और ये चार्ज Q2 है, ये दोनों पॉइंट चार्ज, या चार्ज बड़ा है लेकिन इन दोनों के बीच का दूरी काफी बड़ा है, जिसके कारण ये चार्ज पॉइंट चार्ज बन जाएगा, एक दूसरे के लिए क्या होगा, पॉइंट चार्ज। तो बात ये ध्यान रखना है कि कूलम्ब्स लॉ हमेशा हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई बड़ा चार्ज के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो अगर इनकी बीच की दूरी r हो, इनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी r हो, तो कूलम्ब्स बोलते हैं, कूलम्ब्स अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये बताते हैं कि इनके बीच में फोर्स लगता है। ये तो पहले भी पता था हमें, है ना, ये चार्ज का प्रॉपर्टी है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, F1, और ये हो गया F2 फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा F1, और मान लेते हैं फोर्स ये F2 है। तो बोलते हैं कि ये दोनों जो फोर्स है एक्चुअली बराबर है, F1 और F2 क्या है, बराबर है, मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, इसलिए बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, कूलम्ब्स लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है ना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है, इट फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये इसने फोर्स लगाया, इसने भी इस पर फोर्स लगाया, कितना, इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट है डायरेक्शन में। तो यही तो बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ कि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है तो पहला ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, बस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो बिना कॉन्टेक्ट में आए एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है F1 और F2, और यहाँ पर जो F1 है, F1 का मैग्नीट्यूड वो F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, तो हम मान लेते हैं ये F। तो बोलता है कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इनके चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, यानी Q1 इंटू Q2 है ना। ये चार्ज कुछ भी रहे इनका, लेकिन इन पर जो फोर्स लगेगा इनके चार्ज, इन दोनों के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 Q2 का प्रोडक्ट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ेगा, और Q1 Q2 का प्रोडक्ट जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे फोर्स भी घटेगा। और क्या इन्होंने देखा कि अगर इस सेम यही चार्ज को बढ़ाते घटाते नहीं है, फिक्स चार्ज लेते हैं, जब इसको हम दूर लेके जाते हैं तो फोर्स घटता जाता है, और जब नजदीक लेके आते हैं तो फोर्स बढ़ता जाता है। तो इन्होंने देखा कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये हो गया, है ना। अब इन दोनों को जब उन्होंने कंबाइन किया तो क्या आया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी हटाते हैं हम लोग तो लिखते हैं F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये K का वैल्यू क्या आता है, K का वैल्यू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जिसका वैल्यू आता है 9 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका ऐसा ही यूनिट है K का, जहां पर एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी वैक्यूम या एयर का परमिटिविटी है, ठीक है, जिसका वैल्यू आता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट है, ठीक है। तो ये हो गया ये, यानी यहां से हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को देखने से पता चलता है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो बराबर है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट है, ठीक है, और ये किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, तो इनके चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली। तो ये F का फाइनली जो रिजल्ट आता है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। तो दिस इज द योर कूलम्ब्स लॉ, ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो गया, जो ये बता रहा है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किन किन चीजों पर निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि फोर्स जो है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
और इनके बीच की दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम वेक्टर के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, सो मिटाते हैं। मान लेते हैं कि कहीं मेरा ऑरिजिन है। ठीक है, यहाँ कहीं ऑरिजिन है, यहाँ कहीं ऑरिजिन है, और इस Q1 चार्ज का जो पोजीशन है वो इस ऑरिजिन से R1, और इस ऑरिजिन से Q2 चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2। तो जो ये लाइन ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग इनके सेंटर से, जो ये दूरी है, ये हम इस चार्ज के लिए बोल रहे हैं कि Q2 चार्ज का Q1 चार्ज से कोई क्या पोजीशन है, तो R2। तो हम लोग ट्रायंगल रूल लगा सकते हैं यहाँ पर। ट्रायंगल रूल के अनुसार क्या होगा, R1 प्लस ये वेक्टर का टेल इस वेक्टर के इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से मैच कर रहा है, तो पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को अगर जोड़ दें तो इन दोनों का रिजल्टेंट R2 के बराबर होगा। यानी R2 बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर R2 बराबर वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R1, ये लिखा जा सकता है। तो हमको R2 वेक्टर चाहिए, क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी मैग्नीट्यूड क्या आ रहा था, इस वेक्टर को हम लिखेंगे F2 मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज 1, ये हो जाएगा F12, और F12 जो है वो निगेटिव है F21 का। मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है। ठीक है, तो अगर हम F21 लिखे, फोर्स F21 फॉर्म वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4πε0 इंटू ये वाला डिस्टेंस R21 है, तो R21 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको वेक्टर बनाना है तो हम क्या करते हैं, R21 के डायरेक्शन में इसको लेके आना है। इसका डायरेक्शन किधर है, R21 के डायरेक्शन, तो हम यूनिट वेक्टर R21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया है ना, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया। वेक्टर फॉर्म जिसका मैग्नीट्यूड Q1 Q2 बटा 4πε0 इंटू R21 का स्क्वायर है। इसको वेक्टर R21 वेक्टर में लिखा हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे F21 वेक्टर Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R21 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं R21 वेक्टर बाई R21, है ना, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं R21 बाई R21, वेक्टर R21 बाई इसके मैग्नीट्यूड R21 से भाग लगा, तो क्या आ जाएगा, ये गुना हो जाएगा, ये जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R21 का Q हो जाएगा इंटू वेक्टर R21। तो ऐसे भी हम वेक्टर फॉर्म में कूलॉम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दो चार्ज के बीच वाले लगने वाले फोर्स को मैग्नीट्यूड के रूप में कितना, Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू R के स्क्वायर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 बाई 4πε0 इंटू इनके बीच का दूरी का स्क्वायर इंटू इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डायरेक्शन इस फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर F12 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, F12 क्या होता है, तो माइनस F21 होता है कि नहीं, तो अगर इसमें माइनस लगा दे तो क्या हो जाएगा, माइनस Q1
Q2 अपॉन 4πε0 R21 का स्क्वायर इंटू R21 का। ठीक है, अगर माइनस हम इसके साथ रख दे तो क्या हो जाएगा, F12 बराबर ये हो जाएगा Q1 Q2 माइनस R21 का मैग्नीट्यूड सॉरी यूनिट वेक्टर इंटू 4πε0 R21 का स्क्वायर। माइनस R21 क्या होगा, माइनस R21 हो जाएगा R12 हो जाएगा, मतलब माइनस R21 यूनिट वेक्टर बराबर होगा यूनिट वेक्टर R12 यानी का 1 का पोजीशन वेक्टर 2 के रिस्पेक्ट में। ये क्या 1 का पोजीशन वेक्टर 2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो नेगेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 अपॉन Q2 4πε0। अच्छा, R21 बोले या R12 बोले, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, R12 का स्क्वायर इंटू R12। इस तरह से हम दोनों फोर्स को वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फोर्स हाँ, तो अभी सवाल है कि क्या सर है Q1 और Q2 पॉजिटिव लेंगे, नहीं, जो भी साइन है इसका Q1 Q2 का वही साइन लेंगे और अपने आप ये फोर्स तो का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते ये नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है तो ये चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता है, इधर हो जाता है, F21 क्या हो जाता है, इधर आ जाता है, तो अपने आप इसमें माइनस से गुना हो जाता है, तो R21 का डायरेक्शन किधर हो जाता है, R12 की तरफ हो जाता है ना। तो फोर्स 12 का डायरेक्शन किधर हो जाता है, R12 की तरफ हो जाता है ना। तो हमको ये वाला फॉर्मूला कोई अगर ये ले ले, कोई एक फॉर्मूला F12 निकाल, ये फॉर्मूला में अगर हम क्या करेंगे, तो हम साइन के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना, ये साइन के साथ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और जब भी 1 2 लिखना रहेगा तो हम माइनस कर देंगे इसमें, है ना, ये तो न्यूटन पढ़ लो, माइनस कर देंगे, अपने आप उसका डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्शन बता देगा फोर्स का। ठीक है, तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आगे हम इसको कुछ न्यूमेरिकल दिखाते हैं आपको बना करके। ठीक है, इसको मिटाते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बोलते हैं व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पेयर हैविंग चार्जेस ऑफ, दो चार्ज है, एक चार्ज मान लेते Q1 है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलॉम, और Q2 चार्ज दिया हुआ है 3 × 10⁻⁷ प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन ईयर, 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन ईयर एयर में रखा हुआ। तो फोर्स निकालना है दोनों चार्ज के बीच में। ठीक है, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स निकालना, तो हम वेक्टर फॉर्म में नहीं, हम लोग क्या करेंगे, अब सीधा सीधा मैग्नीट्यूड निकालेंगे और फोर्स का डायरेक्शन हम लोग चार्ज के नेचर के अनुसार निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो Q1 चार्ज Q2 को रिपेल करेगा, मान लेते हैं F2 फोर्स से, और Q2 चार्ज Q1 को F1 फोर्स से रिपेल करेगा, ये F1 फोर्स से रिपेल करेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन पता चल गया और मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर बोले F1 बराबर F2 यानी दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा किसके बराबर होगा, 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, इसके बराबर होगा। अगर इसमें मैग्नीट्यूड पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू हम लोग को पता है 9 × 10⁹ न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1 Q2 का चार्ज का रिपोर्ट कर देते हैं 2 इंटू 10 टू पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम 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 स्क्वायर हो जाएगा गुना करके और बटा आर का दूरी 30 सेंटीमीटर तो मीटर में बदल देते हैं ऐसा यूनिट ही तो का स्क्वायर तो कितना हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 यहाँ हो गया मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल कूलम कूलम कैंसिल स्क्वायर इंटू ऊपर हो गया 6 इंटू 10 टू पावर -40 अपॉन नीचे हो गया 900 इंटू 10 टू पावर -4 ठीक है तो ये 2 जीरो तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा ये 9 से 9 खत्म हो जाएगा अच्छा ये बचा 6 इंटू 10 टू पावर 9 पावर जुड़ जाएगा तो -14 और ये ऊपर जाएगा तो पावर जुड़ जाएगा 2 तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 11 10 टू पावर 11 -14 हो जाएगा 6 इंटू 10 टू पावर -3 ये फोर्स आ गया क्वेश्चन है बोलता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 माइक्रो कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज ये चार्ज है UN 0.4 माइक्रो कूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ दूसरा एक छोटा चार्ज है -0.8 माइक्रो कूलम हवा में रखा हुआ है 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाता है इस पर ये दोनों ये अच्छा निगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा कितना फोर्स से F बराबर दिया हुआ है 0.2 न्यूटन इतना फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है बोलता है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस बताना यानी ये वाला डिस्टेंस बताना तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा सेम फोर्स से यानी F बराबर 0.2 न्यूटन और इसके बीच का दूरी मान लेते हैं R ठीक तो हमसे R का वैल्यू पूछ रहा है तो हम लोग कूलम्स लॉ से क्या जानते हैं कि जो F होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर F का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 न्यूटन बराबर इसका वैल्यू है 9 इंटू 10 पर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1 Q1 हो गया 0.4 माइक्रो कूलम तो 10 टू पावर -6 और 0.8 यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेंगे जब भी हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो प्लस चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लेंगे जो भी अगर नेगेटिव है तब भी बाकी डायरेक्शन हम लोग चार्ज के नेचर के अनुसार अपने बुद्धि से निकालेंगे ठीक है तो ये हो गया इंटू 10 टू पावर -6 कूलम स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर यही तो R का वैल्यू निकालना है कूलम स्क्वायर कट जाएगा न्यूटन से न्यूटन कट गया ये गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.2 बराबर 4 32 इंटू 9 इंटू 0.32 इंटू 10 टू द पावर 9 6 12 9 -12 ठीक है इतना आ गया मीटर स्क्वायर बटा R स्क्वायर ठीक है ये कट जाएगा 1.6 टाइम्स ठीक है अब R स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा R स्क्वायर बराबर यार स्क्वायर इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर -3 ठीक है तो R स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 144 इंटू 10 टू पावर -4 तो R बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 144 इंटू 10 टू द पावर -4 इसका रूट क्या होगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर R का वैल्यू है ना तो यहाँ से हो गया इसका है ना इसके बीच का दूरी कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर ठीक है एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन नंबर 1.6
बोलता है कि चार्ज है, 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, और स्क्वायर का जो साइड का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कॉर्नर ए पर 2 माइक्रोकूलम, कॉर्नर बी पर -5 माइक्रोकूलम, कॉर्नर सी पर 2 माइक्रोकूलम और कॉर्नर डी पर -5 माइक्रोकूलम चार्ज रखे हुए हैं। तब बोलता है कि जो स्क्वायर का जो सेंटर है उस पर अगर हम 1 माइक्रोन कूलम चार्ज रख दें तो इस 1 माइक्रोन कूलम पर कितना फोर्स लगेगा, यानी इन चारों चार्ज के द्वारा इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा। ठीक है, अब गौर करते हैं यहाँ सेंटर पर, सेंटर से जो दूरी होगा सबके लिए, यानी हम O मान लें तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD है ना। एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। हाँ, बराबर भी होगा डायगोनल्स, तो ये वाला डायगोनल इसके बराबर होगा और ये वाला लेंथ इसके बराबर होगा, यानी कि OA बराबर हो जाएगा OC और OB बराबर हो जाएगा OD। ठीक है, तो हमको पूछता है कि इस पॉइंट O पर बताओ 1 माइक्रोकूलम चार्ज अगर हम रखें तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब गौर करते हैं कि अगर QA चार्ज 1 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगाएगा और किधर लगेगा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया FAO। ठीक है, और ये C वाला चार्ज निगेटिव चार्ज है, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, सॉरी प्लस चार्ज है, ये भी रिपेल करेगा ऊपर की तरफ। अब ध्यान देना कि क्या है, ये हो गया FOC। ठीक है, ये FOA हो गया ऊपर A के द्वारा। यहाँ भी 1 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, दोनों जगह चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों फोर्स भी बराबर होगा। अब जब ये दोनों फोर्स बराबर है और इक्वल और अपोजिट है तो एक दूसरे को क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा। तो इन दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। सिमिलरली बी और चार्ज डी के बारे में सोचे तो ये दोनों चार्ज अगर बी के बारे में सोचे तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव है, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और -5 माइक्रोकूलम भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों चार्ज यहाँ पर सेम है, यहाँ भी सेम है, 1 माइक्रोकूलम दोनों के लिए। ये दूरी बराबर है, तो क्या होगा, फोर्स भी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में सेम होगा। और चूंकि फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो एक दूसरे को फिर से क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो बताओ इस पर कितना नेट चार्ज हुआ, तो इस पर कोई नेट चार्ज लग रहा है, कोई नेट चार्ज नहीं, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है ना। यानी कि इस 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्ज फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं बोल सकते हैं। तो इस अनुसार से पॉइंट O पर रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये